ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। हम लोगों ने धर्म ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है। आज हम लोग विदेशियों के विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। वे कौन कौन से विदेशी थे जो भारत में भ्रमण करने आए, उन्होंने यहाँ के बारे में, भारत के बारे में अपनी पुस्तकों में उल्लेख किया है, जो कि प्राचीन भारत को समझने में मददगार होते हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि पुरातत्व संबंधी कुछ साक्ष्य जो प्राचीन भारत के समझने में हमारी मदद करेगा। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले कुछ विदेशियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूनानी रोमन लेखक, सबसे पहला विदेशी यात्री जिसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे वह है टेसियस। टेसियस ईरान का राजवैद्य था। पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट यही है, टेसियस ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है, अर्थात इसके संबंध में हम ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकते। हेरोडोटस के बारे में बात करें तो इसे इतिहास का पिता कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका, इम्पॉर्टेंट है, हेरोडोटस के जो पुस्तक लिखी हैं उनका नाम है हिस्टोरिका। हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत फारस यानी ईरान के संबंध का वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों अर्थात सुनी सुनाई कहानी या अफवाहों पर आधारित है। नेक्स्ट, सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निरियाकस, आनेस्रिकटस तथा अरिस्टोबुलस के विवरण अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे महत्वपूर्ण लेखक मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनिसियस की। इनके संबंध में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, पहला, मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में यह मेगास्थनीज आया था। डायमेकस की बात करें तो वह बिंदुसार के राज दरबार में आया था। और अगर बात करें डायनोसियस की तो डायनोसियस अशोक के राज दरबार में आया था। ये तीनों तथ्य किनके राज दरबार में आया था? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था, डायमेकस बिंदुसार के राज दरबार में आया था और डायोनिसियस अशोक के राज दरबार में आया था। ये इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज के बारे में दो और महत्वपूर्ण पॉइंट, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये भी इंपॉर्टेंट है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और इन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम था इंडिका। एग्जाम में कई बार पूछा गया है, इंडिका पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? मेगास्थनीज के द्वारा। तो मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। डायमेकस की बात करें तो यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था जो बिंदुसार के राज दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। अब बात करते हैं डायोनिसियस की, तो यह मिस्र नरेश टॉलमी फिलेडेल्फस का राजदूत था जो अशोक के राज दरबार में आया था। टॉलमी ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम था भारत का भूगोल। इंपॉर्टेंट है, भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसने लिखी? टॉलमी ने। प्लिनी की बात करें तो इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधों, खनिज पदार्थों आदि के बारे में विवरण मिलता है। एक पुस्तक थी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। इस पुस्तक के लेखक कौन थे उनके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन यह लेखक करीब 80 ईस्वी में
हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। इसने उस समय के भारत के बंदरगाहों तथा व्यापारिक वस्तुओं के बारे में जानकारी दी है। अब बात करते हैं चीनी लेखक। इनमें सबसे पहला नाम है फाहियान। इनके बारे में पहली बात तो यह याद रखनी है कि फाहियान जो है वह चीनी यात्री था और यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। इसने अपने विवरण में मध्य प्रदेश के समाज एवं संस्कृति के बारे में वर्णन किया है। इसने मध्य प्रदेश की जनता को सुखी एवं समृद्ध बताया है। यह 14 वर्षों तक भारत में रहा। संयुगन की बात करें तो यह 518 ईस्वी में भारत आया। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। उसके बाद हम लोग देखेंगे हेनसांग। हेनसांग के बारे में जो याद रखनी है वह हेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। हेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा के बाद सर्वप्रथम वह भारतीय राज्य कपिशा पहुंचा। भारत में 15 वर्षों तक ठहरकर 645 ईस्वी में चीन लौट गया। वह बिहार में नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। उसका भ्रमण वृत्तांत CUकी नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। उसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। हेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। हेनसांग के बारे में एक और बात कि जिस समय वह नालंदा विश्वविद्यालय के अध्ययन के लिए आया था, उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति जो थे वह शीलभद्र थे। यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अब बात करें एक और लेखक इत्सिंग की। यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया। अब बात करते हैं अरबी लेखक। इसमें सबसे पहले अल बरूनी की बात आती है। अल बरूनी गजनबी के साथ भारत आया। पहला पॉइंट, अल बरूनी गजनबी के साथ भारत आया। अरबी में लिखी गई उसकी कृति जो थी, एक पुस्तक इन्होंने लिखी, वह था किताबुल हिंद या तहकीके हिंद भी कह सकते हैं। हिंदी में कहें तो भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। क्यों? क्योंकि यह एक विस्तृत ग्रंथ है जो धर्म और दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन समाज, धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। अब बात करते हैं इब्न बतूता की। तो इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया उसका यात्रा वृत्तांत, जिसे रेहला कहा जाता है, 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक, कौन? सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक, उसने क्या किया? इसको दिल्ली का काजी बना दिया। काजी यानी न्यायाधीश बना दिया। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ अन्य लेखक की भी बात करें, जैसे तारानाथ की। यह एक तिब्बती लेखक था। इसने कैयूर तथा तैयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। फिर बात करते हैं मार्को पोलो की। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। तो यह थे कुछ लेखक जो भारत में यात्रा करने आए थे।
अब कुछ बात करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के बारे में। अगर बात करें भारतीय पुरातत्व शास्त्र की, तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह यानी जनक यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा गया है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह किसे कहा जाता है? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1400 ईसा पूर्व के अभिलेख बोगांस कोई यानी एशिया माइनर से वैदिक देवता मित्र, वरुण, इंद्र और नासत्य यानी अश्विनी कुमार के नाम मिलते हैं। मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण यवन राजदूत होलियोडोरस के वेसन नगर यानी विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। हम लोग कुछ अभिलेख की बात करेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे कि वह कौन सा अभिलेख है जिसमें भारतवर्ष लिखा गया है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जिक्र जो पाया जाता है वह हाथी गुम्फा अभिलेख में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भारतवर्ष का जिक्र हाथी गुम्फा अभिलेख में सबसे पहले पाया जाता है। सर्वप्रथम दुर्भिक्ष का जानकारी देने वाला अभिलेख सौगौरा अभिलेख है। इस अभिलेख में संकट काल में उपयोग हेतु खाद्यान्न सुरक्षित रखने का भी उल्लेख है। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य एरन अभिलेख यानी शासक भानुगुप्त से प्राप्त होती है। सातवाहन राजाओं का पूरा इतिहास उनके अभिलेखों के आधार पर लिखा गया है। रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। कश्मीरी नवपाषाणिक पुरा स्थल बुर्ज होम से गर्तावास यानी गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी। प्राचीन सिक्कों को अगर हम बात करें प्राचीनतम सिक्कों की, तो प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। साहित्य में इसे कशारपन भी कहा गया है, याद रखना है। आहत सिक्कों को कशारपन भी कहते हैं। आहत सिक्के यानी प्राचीनतम सिक्के। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया था। लेकिन एक बात करेंगे समुद्रगुप्त की। उनकी बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त की बीना बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्कों से उनके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अरेकमेडु यानी पुडुचेरी के निकट जो स्थान है से रोमन सिक्के प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले भारत के संबंध बर्मा यानी सुवर्ण भूमि, वर्तमान में म्यांमार, मलाया स्वर्णद्वीप, कंबोडिया कंबोज और जावा यवन द्वीप से स्थापित हुए। कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जो आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे हाथी गुम्फा अभिलेख, यह किसके शासनकाल में था? कलिंग राज खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। नासिक अभिलेख गौतमी काल बलश्री। प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त। एहोल अभिलेख पुलकेशिन II। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश यशोवर्मन। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश भोज। भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन। इन अभिलेखों का जो अध्ययन होता था उसे हम लोग इपिग्राफी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अभिलेखों के अध्ययन को इपिग्राफी कहा जाता है। अब बात करते हैं कला शैली। मंदिर बनाने की कला शैली हो या कुछ निर्माण की कला शैली हो। जैसे उत्तर भारत के मंदिर की कला शैली की बात करें तो नागर शैली, दक्षिण भारत के मंदिर की कला शैली की बात करें तो द्राविड़ शैली, ये शैली कहलाती थी। दक्षिणापथ के मंदिरों के निर्माण में नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का प्रभाव पड़ा, अतः यह वेसर शैली कहलाई। जब नागर और द्रविड़ दोनों शैलियों का मिश्रण हो गया तो वेसर शैली। एक पंचायतन शब्द है, यह मंदिर रचना शैली से संबंधित है। यह कैसी मंदिर होती थी? अगर बात करें एक हिंदू मंदिर की तो यह पंचायन शैली तब कहलाती है जब मुख्य मंदिर 4 शासक मंदिरों से घिरा होता है। एक मुख्य मंदिर होता है
और इसके 4 सहायक मंदिर होते हैं जो इसके चारों ओर होते हैं, तब कहते हैं यह पंचायतन शैली है। अगर हम इसके कुछ उदाहरण देखें तो कंदरिया महादेव मंदिर जो खजुराहो में है, महेश्वर मंदिर जो भुवनेश्वर में है, लक्ष्मण मंदिर जो खजुराहो में है, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, दशावतार मंदिर देवगढ़ उत्तर प्रदेश में है और गोंडेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है। ये सब कुछ मंदिर है पंचायतन मंदिर का उदाहरण। ये मंदिर एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चन कि ये मंदिर कहाँ है। लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर में है। गोंडेश्वर मंदिर कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं जो आपको याद रखने हैं। तो ये कुछ स्रोत हैं भारतीय इतिहास को समझने के लिए। अब बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। तो अगर बात करें इतिहास की, इतिहास किसे कहेंगे? जिसके बारे में, जिस कालखंड के बारे में यदि कोई लिखित साक्ष्य हो, कोई लिखित विवरण हो, तो हम कहेंगे वह इतिहास है। लेकिन जिस कालखंड के बारे में हमारे पास कोई लिखित विवरण नहीं है तो उसे हम प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया उसे प्रागैतिहासिक काल कहेंगे। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप में उपलब्ध है। लेकिन एक और भी कालखंड होता है, कोई ऐसा कालखंड जिसका लिखित विवरण तो हमारे पास है लेकिन हम उस लिखे हुए को पढ़ नहीं सकते, उसकी लिपि को हम अभी तक समझ नहीं पाए। तो ऐसे कालखंड को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े ही नहीं जा सके आज तक। अब बात करते हैं ज्ञानी मानव यानी हम और आप के बारे में। ज्ञानी मानव यानी होमो सैपियंस का प्रवेश इस धरती पर कब हुआ? माना जाता है यह लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ है। ज्ञानी मानव यानी होमो सैपियंस। अब बात करते हैं पूर्व पाषाण युग की। या पूर्व पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? शिकार था। और अगर मनोरंजन के साधन बोले तो ये भी शिकार ही थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है वह है आग का आविष्कार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ और पहिए का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में हुआ है। ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई। अस्थायी निवास यानी कि वह एक स्थान पर रहने लगे, खेती कृषि करने लगे। तो यह नव पाषाण काल में हुई और उन्होंने सबसे पहले किसी जानवर को पालतू बनाया, वह जानवर था कुत्ता। सबसे पहले उन्होंने कुत्ता को पालतू बनाया। मनुष्यों ने सबसे पहले जिस धातु का प्रयोग किया वह धातु था तांबा। और अगर बात करें औजार की तो सबसे पहले जिस औजार का उन्होंने इस्तेमाल किया वो प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। ये याद रखने हैं। कृषि का आविष्कार कब हुआ? नव पाषाण काल में हुआ, जैसा अभी बताएं नव पाषाण काल में। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। यहीं से सबसे पहले हमें अन्न के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, कृषि के बारे में जानकारी प्राप्त हुई कि लोग कृषि करने लगे मेहरगढ़ से। कृषि के लिए जो अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी वह थी गेहूं और जौ। यह दो फसल थी जो सबसे प्राचीन फसल है जो कृषि के लिए अपनाई गई। लेकिन अगर बात करें प्रयोग में लाने की तो सबसे पहले चावल प्रयोग में लाया गया था। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है हमें? कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरा पाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक यानी पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पूरा पाषाणकालीन औजारों की खोज की।
भारत का जो सबसे प्राचीन नगर था वह मोहनजोदड़ो था। मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है। असम का श्वेत भ्रूग्रीवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है। इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी। इसका संबंध जोरवे संस्कृति से है। प्रागैतिहासिक काल में भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिला है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे जिन्होंने हमने आज हाईलाइट किया। चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोगों ने हाईलाइट किया है। जो विदेशी यात्री थे जो महत्वपूर्ण है उनके संबंध में कुछ तथ्य, जैसे टेसियस यह ईरान का राजवैद्य था। हेरोडोटस की बात करें, इसे इतिहास का पिता कहा गया। इन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम था हिस्टोरिका। अब बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट, मेगास्थनीज, डायमेकस और डायोनिसियस की। तो मेगास्थनीज जो है वह मौर्य के राजदरबार में आया था, डायमेकस बिंदुसार के राजदरबार में आया था और डायोनिसियस अशोक के राजदरबार में आया था। मेगास्थनीज के बारे में 2 पॉइंट और आपको याद रखने हैं। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था और साथ ही साथ मेगास्थनीज ने जिस पुस्तक को लिखा उस पुस्तक का नाम था इंडिका। टालमी की बात करें तो इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था भारत का भूगोल। चीनी लेखक फाहियान यह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। हेनसांग की बात करें तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ये सब महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो आपको जरूर ही याद रखनी चाहिए। अरबी लेखक की बात करें तो अल बरूनी पहला नाम, जो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। और इन्होंने जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम था किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, जिसको कह सकते हैं भारत की खोज। इब्न बतूता की बात करें तो इसे दिल्ली का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अब बात करते हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी के बारे में। तो भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पितामह यानी जनक यानी फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा गया? सर अलेक्जेंडर कनिंघम को। सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र हुआ है वह हाथी गुम्फा अभिलेख में हुआ है। अगर बात करें प्राचीनतम सिक्कों के बारे में तो उसे आहत सिक्के कहा जाता है और इसी को कशारपन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में हमने देखा कि वह संगीत प्रेमी था। कैसे पता चलता है? इसलिए क्योंकि वह बीना बजाती हुई मुद्रा में वाले सिक्के पाए जा गए हैं। फिर बात करें इपिग्राफी अभिलेखों के अध्ययन को कहा जाता है। यह कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग प्रागैतिहासिक काल के बारे में, तो हमने देखा कि आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में हुआ है और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। सबसे पहले जिस जानवर को पालतू बनाया गया वह कुत्ता है। सबसे पहला धातु जिसका प्रयोग किया गया तांबा। सबसे पहला औजार जिसका उपयोग किया गया कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार कब हुआ? नवपाषाण काल में। सबसे प्राचीन फसल गेहूं और जौ, और सबसे पहले जो अनाज प्रयुक्त हुआ वह था चावल। उसके बाद हमने देखा कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ मिलता है? हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के शैल चित्र के लिए। तो यह था आज के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिसका आपने अध्ययन किया। ऐसे ही हम लोग आने वाले सीरीज में सारी
टॉपिक पर महत्वपूर्ण तथ्यों को हम लोग हाईलाइट करते चलेंगे। अगर यह वीडियो सीरीज आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम लोग अध्ययन करेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। थैंक यू।